अच्छा रिकॉर्डिंग लगा दी है मैंने। न्यूमेरिकल नंबर 3 आप लोग खुद मेरे ख्याल से कर लेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या है? इन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्रोड्यूसेस फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट m इज इक्वल टू 1 हो गया। वेवलेंथ हो गई 6 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर। एंगल थीटा दे दिया 20 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर। एन मालूम करना है जबकि लेंथ दी जा रही है 1 मिलीमीटर, लेंथ है 1 मिलीमीटर। अच्छा ये सवाल बिल्कुल कल उसी तरह से करना है जैसे कल लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 कराया था 2017 वाला, ठीक है ना? कल जैसे मैंने एक सवाल कराया था क्वेश्चन नंबर 2 2017 का, वैसे ही करना है अपने सवाल। तो वैसे ही बिल्कुल ये सवाल हो जाएगा और बस आप कॉपी कर लें इस सवाल को। कॉपी करके बताएं मुझे ताकि मैं आगे बढ़ूं। ठीक है बेटा, हो गया। रिजवाना कैमरा ऑफ कर दिया आपने, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 डन हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? करना नहीं है अभी, सिर्फ नोट करना था। हो गया, हो जाएगा ये सवाल। क्वेश्चन 4 पे आए बेटा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 2017 के सप्ली में भी आया और 2001 में भी आया। इसमें कह रहे हैं ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा दिया 5400 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 5400 एंगस्ट्रॉम को आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। फॉल नॉर्मली ऑन अ ग्रेटिंग, द फर्स्ट ऑर्डर एम दिया हुआ है 1 is produced at 10 डिग्री, यानी कि थीटा हो गया 10 डिग्री, एंगुलर डेविएशन 10 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल। फाइंड द ग्रेटिंग एलिमेंट एंड द नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर। लेंथ यहाँ पे मीटर में दी हुई है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है और हमारा आंसर निकल आएगा इसमें आसानी के साथ। तो ये सवाल भी वैसे ही होगा जैसे कि पीछे हुआ। इस साल कुछ इसका न्यूमेरिकल लाजमी आएगा, मुझे अंदाजा है, क्योंकि यंग जबल स्लेट का क्वेश्चन आएगा और इसका न्यूमेरिकल आएगा। तो इसके न्यूमेरिकल अच्छी तरह से आप लोग कीजिए, ठीक है जी। ये भी हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, when the light of wavelength 6000 एंगस्ट्रॉम falls on a grating, लैम्डा दिया हुआ है, सेकंड ऑर्डर m2 दिया हुआ है, at an angle of 30 डिग्री, थीटा 30 दिया है, ग्रेटिंग एलिमेंट d मालूम करना है, द नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर रूल्ड ऑन इट, लेंथ दी हुई है 1 मिलीमीटर, नंबर ऑफ लाइंस मालूम करनी है। ये सवाल भी हमारा हो जाएगा। आज इसको एंड करने की कोशिश करते हैं वरना अगले वीक में हम नए चैप्टर पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। A diffraction grating produce deviation of 12 degree in the second order, theta 12 डिग्री दिया हुआ है, m2 दिया हुआ है, with a wavelength of light 4160 एंगस्ट्रॉम, यानी 4160 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। फाइंड द ग्रेटिंग एलिमेंट d एंड द नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर ऑफ द ग्रेटिंग। ये सवाल अभी आप लोग कर लें ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि आप लोगों को सवाल करने आ गए, ठीक है जी। इस सवाल को मैं आप लोगों से कहूंगा कि करें आप लोग, ठीक है। साथ 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 करते हैं। मैं डाटा भी नहीं बना रहा इसका, डाटा आपको मैंने बता दिया है सब कुछ। सबसे पहले तो हम डी निकालते हैं। एम दिया जा रहा है 2, 4160 एक्सपोनेंट माइनस 10, डी आ रहा है 4 एक्सपोनेंट माइनस 6। चेक करें, मैंने चेक कर लिया, निकाल लिया आगे। 4 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर आएगा। लेंथ दी जा रही है 1 सेंटीमीटर, यानी 0.01 मीटर। 1 को 100 से डिवाइड करा दिया। ठीक है जी।
ये सवाल हो जाएगा, बल्कि करना है ना सवाल तो। हो गया बेटा सवाल? किसने कर लिया? हो सर गया बेटा जी। अभी मेरा डी निकल आया है, मगर डी मैं एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूं या नहीं करूं? डी कितना आ रहा है एक्सपोनेंट में, करो कन्वर्ट। 40016.98 आ रहा है। ईएनजी का बटन दबाओ, क्या आ रहा है? 40.06 into 10 exponent 10 exponent 3 आ रहा है। 4 एक्सपोनेंट -6 आएगा। 4 एक्सपोनेंट 4.06 एक्सपोनेंट -6 आएगा। इसको 4 एक्सपोनेंट -6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, जवाहिर हो गया है सवाल? सर अभी कह रही हूँ। चले करो। ईमान महबूब हो गया आपसे सवाल? इंशाल्लाह कल की भी मैं रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दूंगा। ये ईमान महबूब, मैं आहिस्ता आहिस्ता बीच में ना, हमारा जो लेक्चर नंबर 2 था चैप्टर 9 का, वो अपलोड होने में पता नहीं प्रॉब्लम हो रही है कुछ, उसका साइज बहुत बड़ा हो गया वीडियो का, तो वो यूट्यूब पे भी अपलोड नहीं हो रही है और यहाँ भी मैं भेजने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से मेरे काफी अरसे से डिले हुआ हुआ है। तो मैं अभी आज जो है ना एक एक करके और रिकॉर्डिंग्स भेजता हूँ। तमाम रिकॉर्डिंग जो है ना यहाँ नहीं भेजी जा रही, वो यूट्यूब पे ही लगेगी। यहाँ पे साइज बहुत बड़ा होने की वजह से नहीं जा रही थी, फॉरवर्ड नहीं हो रही थी। तो अभी मैं 28 तारीख तक के लेक्चर पे आ गया हूँ। अभी क्लास के बाद 29-30 का भी करता हूँ, देन मैं कल परसों की भी करता हूँ, ठीक है ना। यूट्यूब पे आ जाएंगी। जी बेटा, बड़े आगे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल हो गया होगा आपका। मैंने भी कर लिया कैलकुलेटर सामने रख के। अच्छा, मैं ब्रैग्स लॉ करा रहा हूँ। ब्रैग्स लॉ हमारे पास क्या है? ये डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज है। हमारे पास जो एक्सरे लाइट होती है ना, उसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो अभी हमने डायफ्रैक्शन के बारे में एक बात पढ़ी थी, हमने ये कहा था कि डायफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है कि जिसमें हमारा ऑब्स्टिकल का जो साइज है ना, वो कंपेरेबल होना चाहिए विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट।
तो एक्सरेज जो होती है ऐसी लाइट होती है जिसकी वेवलेंथ होती है 10 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर, इस रेंज में होती है। तो इतनी छोटी होती है कि इसका हम आम ऑब्स्टिकल के साथ या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के साथ इसका हम वो नहीं करा सकते, क्या नहीं करा सकते, डिफ्रैक्शन। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सरेज की क्रिस्टल्स को यूज करवाते हैं। हमारे जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, NaCl का क्रिस्टल्स, देखिए इसके एटॉमिक प्लेन्स कितने कितने दूर है। अच्छा जी, और बच्चियां आ रही हैं, इनको भी ऐड करें। अच्छा जी, हमारे पास एक्सरेज के जो क्रिस्टल्स होते हैं, इसमें एटॉमिक प्लेन्स देखिए इस तरह से होते हैं कि ये इनका एटॉमिक प्लेन्स है, ये एटॉमिक प्लेन, ये एटॉमिक प्लेन, ये एटॉमिक प्लेन, ये एटॉमिक प्लेन, ये सॉलिड होते हैं, ये एटॉमिक प्लेन, ये एटॉमिक प्लेन। एटॉमिक प्लेन में चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ले ले इसको, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक ले ले, ये डिस्टेंस बराबर होता है, ठीक है ना। NaCl क्रिस्टल की हम बात कर रहे हैं और इसको हम स्मॉल डी से जाहिर करते हैं। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में डी का मतलब होता था ग्रेटिंग एलिमेंट, यहाँ पे डी का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स। यहाँ पे स्मॉल डी को हम पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा, हमें किस तरह से पता चलेगा कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात कर रहे हैं या एक्सरे क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल आएगा, कोई सवाल आएगा तो उसमें क्लियरली दिया जाएगा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का हमारे पास अलग सवाल होगा और डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स उसका सवाल अलग होगा, उसमें डी का मतलब होगा डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये लॉ जो है प्रेजेंटेड बाय ए फिजिसिस्ट सर W.H. ब्रैग 1913 में इन्होंने पेश किया था, प्रेजेंट किया था। Diffraction of X-rays through crystal. The nature of X-ray is electromagnetic. That is, their electromagnetic wave. X-ray have very short focal length of the order of 10 exponent minus 10 meter. इस order की हमारे पास ये wavelength होती है इसकी. Therefore, it is not possible to produce interference fringes of X-rays by Young double slit experiment or by thin film method वगैरह. ठीक है, ये method इस पे apply नहीं होते. The reason is that the fringe spacing का formula हमारे पास होता है delta y is equal to lambda L upon D. And unless the slits are separated by a distance of 10 exponent minus 10 meter, the fringe so obtained. अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं डेल्टा वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी के, ठीक है। अगर डी बहुत छोटा हो जाएगा ना तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रिंज स्पेसिंग बहुत बढ़ जाएगी। And unless the slits are separated by a distance of 10 exponent minus 10 meter, the fringe so obtained will be close together, they cannot be observed. इतनी बड़ी फ्रिंजेस होंगी कि आपस में एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगी, तो उनको हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। तो ये फार्मूला इसलिए बेकार होता है क्योंकि देखिए फ्रिंज स्पेसिंग डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, डी के, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी के जब ये होगी तो हमारे पास ये डी क्या चीज है, हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस अगर कम कर दोगे ना तो डेल्टा वाई बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर दूसरी कंडीशन हम ये देखें कि वेवलेंथ ऑफ लाइट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट कम हो जाएगी तो फ्रिंज स्पेसिंग बहुत शॉर्ट हो जाएगी। अगर हम वेवलेंथ ऑफ लाइट कम कर दें तो डेल्टा वाई बहुत शॉर्ट हो जाएगा, इसको हम देख नहीं सकते। द फ्रिंजेस सो obtained will be close together, they cannot be observed, जिसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक्सरेज का जो डायफ्रैक्शन है वो क्रिस्टल्स के ही जरिए करवाया जाता है, क्योंकि हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से इसलिए नहीं कर सकते कि डेल्टा वाई बराबर होता है लैम्डा एल अपॉन डी के। अगर लैम्डा बहुत छोटा हो जाएगा तो डेल्टा वाई भी बहुत छोटा हो जाएगा और हमारी फ्रिंज स्पेसिंग बहुत कम हो जाएगी। However, it is possible to obtain X-rays diffraction by making use of crystals such as a rock salt NaCl, in which the atoms are uniformly spaced in planes and separated by a distance of 2 Armstrong से लेके 5 Armstrong तक इनके दरमियान distance होता है. Therefore, the diffraction of X-rays takes place when the incident on the surface of crystal. जब इसको हम X-rays को surface of crystal पे fall करवाते हैं. अच्छा जी. अब होता क्या है हम देखें, हमारे पास कंडीशन ये कि हमारे पास एक्सरे वन एक लाइट हमारे पास गई, ये एटॉमिक प्लेन से टकराई, टकराने के बाद बिल्कुल वापस चली गई क्योंकि ये सॉलिड जगह थी। एक हमारे एटॉमिक प्लेन्स के बीच में से गई बिल्कुल इस तरह से, यहाँ पे इसको सॉलिड जगह नहीं मिली, लेकिन जब ये नीचे पहुंची तो इसको नीचे सॉलिड जगह मिली और ये एटॉमिक प्लेन से टकरा के वापस चली गई, ठीक है जी। अच्छा, ये जिस एंगल पे गिर रही थी ये एंगल हमारे पास था थीटा, ये एंगल हमारे पास था थीटा। अच्छा जी, अगर हम पॉइंट जेड से ए की तरफ एक लाइन को ड्रॉ कराते हैं 90 डिग्री में, तो ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा, ये एंगल भी हमारे पास, जब ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा और जब हमारे पास ये एंगल थीटा होगा तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम हमारा ये एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है। ये एंगल हमारा थीटा होगा। हमने यहाँ पे 90 डिग्री पे लाइन को फॉल कराया। अच्छा जी, यहाँ पे भी लाइन पे फॉल करा लिया, जेड से गिराया, ये हमारा 90 डिग्री पे पॉइंट ए आ गया, ये एंगल थीटा हो गया। जेड से एंगल पॉइंट सी पे लाइन गिराई
तो हमारा ये एंगल भी थीटा ही कहलाएगा। ठीक है जी, ये वाला एंगल जिसको हमने नहीं बनाया हुआ, ये एंगल भी हमारा थीटा ही होगा। इसको मैं लिख देता हूँ, ये एंगल भी हमारा थीटा ही बनेगा। ठीक है जी, ये एंगल हमारा थीटा ही होगा, ये वाला एंगल भी थीटा ही बनेगा हमारा। ठीक है जी, इसको एंगल थीटा ही कहेंगे हम, ये बराबर एंगल होंगे दोनों। ठीक है, ये एंगल थीटा कहलाएगा। अच्छा जी, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा। ठीक है, खैर इससे जरूरत नहीं है हमें, हम अंदर की बात कर रहे हैं। अच्छा, जेड से लेके ए तक 90 डिग्री की लाइन हो गई। ठीक है, जेड से लेके बी हमारे पास हो गया, ये हमारे पास कहलाएगा डी के बराबर, जो कि डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स होता है, स्मॉल डी। ये हो गया स्मॉल डी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम ये कहते हैं, कंसीडर अ सेट ऑफ पैरेलल लैटिक प्लेन हैविंग, एक मिनट, कंसीडर अ पैरेलल लैटिक प्लेन हैविंग स्पेसिंग d between each other as shown d. कंसीडर टू रेज ए एंड बी, हमने एक्स रेज इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टल ऑफ NaCl आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज आर रिफ्लेक्टेड एंड आर इन फेज। यहाँ पे एक रे हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी और एक हमारे पास फेज में चली जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे इंटरफेस ईच अदर, जब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो ये दोनों आपस में रेज मिलेंगी और इंटरफेरेंस करवाएंगी। द पार्ट डिफरेंस, अच्छे कुछ कह रही है तो सुन लेते हैं इनकी। अच्छा, महानूर हैदर को समझ ही नहीं आया अभी तक। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि NaCl का क्रिस्टल रखा हुआ। ठीक है, ये एटॉमिक प्लेन, 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 ये एटॉमिक प्लेन। ठीक है, एटॉमिक प्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस है d। एक रे आई, एटॉमिक प्लेन से टकराई और वापस चली गई। एक रे आई, एटॉमिक प्लेन यहाँ नहीं था, लेकिन जब नीचे पहुंची एटॉमिक प्लेन आ गया, टकरा के ऊपर गई। ये दो रे वापस जब जा रही है इतनी क्लोज होंगी, ये तो बहुत बड़ा करके दिखा रहे हैं, लेकिन ये दोनों रेज इतनी क्लोज होंगी कि दोनों इंटरफेरेंस करेंगी और ये दोनों इंटरफेरेंस का फिनोमिना करवाएंगी। ठीक है, अच्छा, ये जो रे हमारी एंगल पे आ रही थी, ये वाली जो रे आ रही थी, ये एंगल बना रही थी थीटा। ठीक है, अच्छा जी, हमने पॉइंट जेड से एक 90 डिग्री पे लाइन गिरा ली, इसको पॉइंट ए नाम दे दिया। जेड से एक 90 डिग्री पे लाइन गिराई, जिसको हमने पॉइंट सी नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, अब हम अगर इसको और ओपन करने जाएं तो हमारे पास ये एंगल भी थीटा ही बनेगा, इसको याद रख लीजिएगा, ज्यादा मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, थ्योरम नहीं बताऊंगा। अच्छा, ट्राइंगल हमारे पास बन गया एबीजी, एक ट्राइंगल बन गया हमारे पास एबीजी ना, ये तीन ट्राइंगल बन गया। ये एक ट्राइंगल बन गया एबीजी, तीन पार्ट बन गया, एक बन गया ZBC। सही है। अच्छा, अब हमारे पास इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं, ये दोनों ट्राइंगल आपस में हर लिहाज से एक जैसे है। ठीक है, अच्छा, अब ये बताइए कि एक्सरे 1 जो है ये ये डिस्टेंस कवर करती है, और जो एक्सरे 2 है वो ये वाला डिस्टेंस यहाँ तक आती है और यहाँ तक जाती है। मैंने 90 डिग्री पे यूं गिराया कि मुझे पता लग गया कि ए बी, ये वाली रे 2 ने ए बी डिस्टेंस ज्यादा कवर किया। ठीक है, ए बी डिस्टेंस ज्यादा कवर किया, यानी कि रे 2 ने ए बी नहीं, ए बी प्लस बी से ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। देखिए, रे 1 आई यूं टकरा के वापस चली गई, रे 2 आती है, ये डिस्टेंस कितना ज्यादा कवर करती है, ए से लेके बी तक प्लस बी से लेके सी तक। ठीक है, अब ये कह रहे हैं दे इंटरफेस ईच अदर, दे पार्ट डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रेज ए बी प्लस बी सी, पार्ट डिफरेंस ए बी प्लस बी सी के बराबर है। ये बात समझ में आती है आपको? अच्छा, अगर इस ट्राइंगल को सीधा करके आप देखें तो ये एंगल हमारे पास थीटा आ गया, ये 90 डिग्री आ गया, और ये हमारे पास कितना आ गया, ए से लेके जी, और ये आ गया हमारे पास डी, यानी ये हो गई बेस और ये हो गई हाइपोटेन्यूज। अच्छा, बट ए बी बराबर है बी सी, हमें ये पता है ना। पार्ट डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास, पार्ट डिफरेंस हमारे पास किसके बराबर हो गया, ए बी प्लस ए बी, ए बी में ए बी ऐड कर दिया। बी सी और ए बी आपस में बराबर है, हम कह रहे हैं बी सी और ए बी आपस में बराबर है। ठीक है, अब हमने बी सी की जगह ए बी रख दिया, ए बी प्लस ए बी कितना हो गया, 2ab। इन ट्राइंगल ए ओ बी या ए जेड बी कह लें, अगर मैं इस पॉइंट को ओ कह दूं, जेड के बजाय मैंने ओ लिख दिया, चले मैं आसानी के लिए अपने इस पॉइंट को मैंने लिख दिया जेड की जगह ओ। ये पॉइंट हमारे पास है ओ के बराबर, अगर ये ओ है तो ये भी ओ है। ठीक है ना, आसानी कर दी मैंने आपकी, ये ओ कर दिया। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास अगर ट्राइंगल ए ओ बी के अंदर साइन थीटा किसके बराबर हो गया, साइन थीटा किसके बराबर हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
ए बी अपॉन डी, साइन थीटा किसके बराबर आ गया, ए बी अपॉन ओ बी, यानी कि ए बी अपॉन ओ बी के बराबर लिख दिया, ए बी इज इक्वल टू ओ बी साइन थीटा, ए बी बराबर डी साइन थीटा लिख दिया। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 किसके बराबर हो गई हमारे पास, ए बी बराबर है डी साइन थीटा, पार्ट डिफरेंस किसके बराबर हो गया, 2d sin थीटा के। नाउ द एक्स-रे विल इंटरफेस कंस्ट्रक्टिव इफ द पार्ट डिफरेंस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, thus m लैम्डा बराबर हो गया 2d sin थीटा के, वेयर m इज द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, m इज द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम कहलाता है, हाँ, ये लैम्डा होगा, ठीक है, m इज द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम कहलाता है। अच्छा, द रिलेशन इज नॉन एज ब्रैग्स लॉ, द स्पेसिंग ऑफ द एटॉमिक layers of crystal can be found from the density and atomic weight, ठीक है, ये आपको गिवन होगी, आपको नहीं मालूम करनी, हम ये अगर टेक्निकली मालूम करने जाएं तो डेंसिटी और एटॉमिक वेट से मालूम हो जाती है। बोथ एम एंड थीटा कैन बी मेजर्ड, दोनों मेजर किए जा सकते हैं। आपके पास इमेज, ऑर्डर ऑफ इमेज होता है, पहला सेंटर पे होती है 0, राइट पे होती है प्लस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और थीटा कैन बी मेजर्ड एंड हैज द वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग ब्रैग्स। लिमिटेशन क्या होती है, Bragg's law of reflection will only be obtained when 2d या तो लैम्डा से बड़ा हो या इसके बराबर हो। हम इसलिए इसके अंदर विजिबल लाइट को यूज नहीं करवा सकते, ठीक है जी। विजिबल लाइट को हम यूज कराएंगे तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ इतनी ज्यादा होती है कि एटॉमिक प्लेन से गुजरेगी नहीं। तब बताएं, ये बात समझ में आती है आप लोगों को या नहीं आती? नोट करना चाहे तो बता दें, नोट कर लें, बोले कोई सवाल आप लोगों का। माशाल्लाह 13 लड़कियां, कोई तो सवाल करे। 32-35 होते थे, अब 13 रह गई। बोले कोई सवाल आप लोगों का? देयर एनी क्वेश्चन आप लोगों का, कोई है सवाल आप लोगों का, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? जी, कोई सवाल लिख के ही बता दो कि समझ में नहीं आया सर, यही बोल दे। महानूर हैदर, अब बताइए समझ में आया आपके? महानूर हैदर, मुझे सुन रही हैं आप? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ एक्सरे ही यूज होगा, क्योंकि बताने का मकसद ये है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट बहुत शॉर्ट होती है एक्सरे की। इसके अलावा अगर हम विजिबल लेंथ को यूज करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा इसको करवाना, ठीक है। और जवाहिर बेटा, समझ में आया आपके? है या चली गई? सर, दोबारा बोले, जवाहिर क्या कह रही थी? अलीशा तो तौसीफ, जरा मेरे आवाज बंद थी, बोले क्या कह रही थी अलीशा और जवाहिर? मानो मैंने किसी को म्यूट तो अनम्यूट किया हुआ ही नहीं, आप सवाल करें। सर मैं बोली थी, समझ में आ गया। एक मिनट, कौन कह रहा था अभी समझ में आ गया? जवाहिर? यस सर, मैं बोल रही थी। अच्छा, अब महानूर आप बोले, बोले। सर ये पूछना था कि वेवलेंथ जो है, अगर जैसे कि हमारे पास वेवलेंथ अगर चेंज हो जाएगी थोड़ी सी भी, तब भी हमारे पास जो है डायफ्रैक्शन जो है इसमें वो हो जाएगी, खराब हो जाएगी। डायफ्रैक्शन हमारे पास एक्सरेज की वेवलेंथ थोड़ी सी चेंज नहीं होती, एक रेंज होती है एक्सरे की, उस रेंज में अगर रह के किया जाएगा तो एक्सपेरिमेंट होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। जी बेटा, और कोई न्यूमेरिकल करें इसके? अब चलें, इसके 2 ही न्यूमेरिकल है, वो मैं करा देता हूँ आप लोगों को, इंशाल्लाह हो जाते हैं। आज तो चैप्टर अगले वीक में हमें नया ही करना होगा। अच्छा देखिए, इस तरह से आती है लाइट, टकराने के बाद यूं चली जाती। दो हमारी पार्टिकल्स आ रहे हैं, लाइट अगर वेव है तो इस तरह से वेव आ रही है, ठीक है जी। ये चले ये आगे बढ़े, ये एटॉमिक प्लेन नजर आ रहा है रेड कलर के आपको? अच्छा जी, इसका न्यूमेरिकल करते हैं।
न्यूमेरिकल नंबर 1 है, ये 2009 में आया, 2015 में आया, बुक का ही न्यूमेरिकल है कोई, ठीक है ना। A parallel beam of X-ray, a parallel beam of X-ray is diffracted by a crystal. ठीक है, क्लियर लिखा हुआ क्रिस्टल और एक्सरेज का तस्करा है, तो आपको यंग डबल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में आप जाएंगे, ठीक है ना। द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम इज ऑब्टेन्ड, m इज इक्वल टू 1 हो गया, उसमें d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा था, इसमें 2d sin थीटा इज इक्वल टू m व्हेन द ग्लैंसिंग एंगल इज 6.5 डिग्री। अच्छा, वहां पे एंगुलर डेविएशन का वर्ड यूज होता है, यहाँ पे ग्लैंसिंग एंगल का वर्ड यूज हो रहा है, 6.5 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल कहलाएगा वो ग्लैंसिंग कहलाएगा, 6.5 डिग्री। If the distance between atomic planes is 2.8 एंगस्ट्रॉम, d बराबर हो गया 2.8 एंगस्ट्रॉम, 2.8 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 2.8 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर, 2.8 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। बेटा लिखो नहीं, सवाल कर लो ना मुझसे, मुझे देखना पड़ता है चैट पे जाके। 2.8 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। आप लोगों को अलाउ किया हुआ ओपनली बात कर लें आप लोग एक वक्त में एक, चले, हो सकता है आपका शायद माइक का मसला हो। अच्छा, 0.639, ये महानूर हैदर। अच्छा, चले देखते हैं ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। If the distance between the atomic planes is 2 point, calculate the wavelength of radiation. लैम्डा मालूम करना है हमने, ठीक है जी। अच्छा, फार्मूला क्या है आपका, 2d sin theta is equal to m lambda, 2d sin theta is equal to m lambda is equal to m lambda। हमें मालूम करना है लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin theta अपॉन m, 2d sin theta अपॉन m, ठीक है जी। 2d sin theta अपॉन m। अब 2 की जगह मैंने 2 रखा, d की जगह 2.8 एक्सपोनेंट माइनस 10 रखा। मानूर आप माइनस 10 नहीं रख रही थी, मल्टीप्लाई बाय साइन 6.5 रखा, डिवाइडेड बाई m कितना रखा, 1 लिखा। ये आ रहा है 6.33 एक्सपोनेंट माइनस 11। अगर मैं इसको 1 एक्सपोनेंट माइनस 10 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास 0.63 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो लैम्डा आ रहा है 6.33 एक्सपोनेंट माइनस 11 मीटर, 6.33 एक्सपोनेंट माइनस 11 मीटर आ रहा है, एक्सपोनेंट माइनस 11 मीटर। सर एक सवाल था। जी बोले। सर हमें एमस्ट्रॉन्ग को जब भी आएगा तभी उसको हर दफा उसको कन्वर्ट करना होगा। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, सवाल में आंसर ये भी सही है, कहा तो नहीं है ना कि एमस्ट्रॉन्ग में मालूम करें, तो बस आप मीटर नहीं। मीटर में लिख दें, बस खत्म हो गया। ये भी आंसर जज़ाकल्लाह सही है। सर। कहा जाए तो इसको 1 एक्सपोनेंट माइनस 10 से डिवाइड करके एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है जी। चले जी, अगला सवाल करें या कर रहे हैं तो आप लोग रुक जाए।
जी, क्या लिख रही हैं आप? चले भाई, कोई सवाल है? हो गया सर, ठीक है। कौन सा? हसन हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। अगला सवाल ही करेंगे और क्लास खत्म हो जाएगी और चैप्टर भी मेरे ख्याल से वाइंड अप हो जाएगा, क्योंकि पोलराइजेशन आपको पढ़ना नहीं इस साल। ठीक है, ईमान महबूब हो गया, जोहाना सही है। ठीक है जी। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द डिफ्रैक्टिंग प्लेन्स? सवाल हम कर रहे हैं। हाँ मानू, सवाल कीजिए। ये भी कर लिया आपने? सर यहाँ पे जो हमारे पास जो ग्लैंसिंग एंगल दिया हुआ है उसमें 15 के आगे फिर वापस से एंगल वो क्या कहते हैं उसका साइन है, फिर उसके बाद अच्छा फिर अच्छा, 54 लिखा, तो उसका मतलब क्या हुआ? यही मैं बताने जा रहा हूँ। सवाल ये है कि देखें, हमारे पास थीटा है। अच्छा जी, डेटा में बता रहे हैं हमें कि डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक प्लेन्स डी मालूम करना है। ठीक है, ये तो आप कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, हम कर लेंगे अगर हमें डेटा पता हो। डी हमें मालूम करना है। ठीक है जी, स्मॉल डी हमें मालूम। ठीक है जी। अच्छा जी, व्हेन एक्स-रेज ऑफ वेवलेंथ 1.54 एमस्ट्रॉन्ग हमें दी जा रही है, 1.54 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है जी, ये इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है, कन्वर्ट हो जाएगा आपसे आराम से। क्या लिखेंगे? 1.54 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर, 1.54 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी, ये हो गया। ठीक है, अब हमारा चैप्टर 10 भी इंशाल्लाह हो जाएगा, हो गया है, और चैप्टर 9 भी हो जाएगा। इसके मैं आपको सेल्फ असेसमेंट के लिए टेस्ट दे दूंगा ताकि आप लोग कर लें। अच्छा, ग्लैंसिंग एंगल दिया जा रहा है थीटा 15 डिग्री। अच्छा, ये हमारे पास 15 डिग्री, 15 डिग्री, और ये साइन है ये हमारे पास मिनट्स का। 15 डिग्री 54 मिनट, कैलकुलेटर में भी हो जाता है कन्वर्ट ये, लेकिन आप लोगों को जो करना है इसके तरीके कार है वो मैं बता देता हूँ क्या है। सब इसको डिग्री में लाना है। आपने लिखा 15 डिग्री, 15 डिग्री लिख दिया आपने, प्लस लिखा 54 मिनट को डिग्री में लाने के लिए क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे, 54 डिवाइडेड बाई 60। अभी हमारे पास कन्वर्ट होके आंसर आ रहा है 15.9 डिग्री। ठीक है जी, मिनट्स में जब भी आएगा इस तरह से करेंगे। और इसके बाद एक और ऑप्शन भी होता है, मैं भी उसको भी डिस्कस कर लूंगा कि आप सवाल आप लोग कर लेंगे। ऑर्डर दिया हुआ बनना, इसको आपने कर लिया, मिनट्स में भी दिया जा सकता है। और एक साल शायद ये आया था, वो सवाल मैंने लिखा हुआ नहीं है, तो उसमें लिखा था जैसे 15 डिग्री। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये सवाल नहीं है, ठीक है ना? सवाल तो आप लोग कर लेंगे अब। 54 मिनट, ठीक है, और 360 सेकंड। सेकंड के लिए क्या होता है? डबल निशान लगता है इस तरह से। इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? 15 प्लस 54 डिवाइडेड बाई 60, 54 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 360। अगर कुछ भी लिखा हो मैं सेकंड में तो प्लस लिख के 360 डिवाइडेड बाई 3600। अब इसको डिवाइड करेंगे 3600 से और कन्वर्ट करेंगे। अब जो भी आंसर आएगा उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 डिग्री निकल के आ रहा होगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको डिग्री में कर। ठीक है, लेकिन उस सवाल से उसका ताल्लुक नहीं है, सवाल यहीं तक डाटा है। इस डाटा को आपने, ये सिर्फ एक बात बताने की थी, वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है ना? अब आप लोग इस सवाल को जरा करके बताएं कि आपका आंसर सही आ रहा है।
जो डाटा बनाया था 2.18 एक्सपोनेंट -10 आ रहा है या 2.81 एमस्ट्रॉन्ग आ रहा है, जो भी आ रहा है 0.28 जो भी आता है, आप बताएं कि क्या आंसर आ रहा है। हो रहा है बेटा? हेलो हेलो।